हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इग्नू हब विद बिस्ट में। जैसे कि आपने ये देख ही लिया होगा, चैप्टर आपका 2 है। किसका है? आपका CHE05 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपका क्या है? चैप्टर 2 है। इससे पहले मैंने आपका क्या है चैप्टर 1 आपका करा दिया, जिसमें आपका आईयूपीएक नेम था, फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, तो आपका जो CHE05 में जो मेन है ना, जो बेसिक आपका बनाएगा वो आपका क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप है। कि आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए क्या है, क्या किसके क्या नेम होते हैं, और साथ ही साथ उसके क्या होने चाहिए, आईयूपीएक नेम पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम आपके ये सेकंड चैप्टर आपका क्या है करना जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री फर्स्ट। ठीक है, इसके 2 चैप्टर आपके होंगे, एक चैप्टर नंबर 3 होगा और एक चैप्टर नंबर आपका क्या है 2। तो चैप्टर नंबर जो 2 है स्टीरियो केमिस्ट्री फर्स्ट है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट आपका क्या है करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है? स्टीरियोज। हमने पढ़ रहे हैं ना स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आप सब्जेक्ट के जानते हो, लेकिन स्टीरियो क्या है? तो स्टीरियो का मतलब है सॉलिड। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? सॉलिड। एंड इट डील विद केमिस्ट्री इन 3 डायमेंशनल। कि सॉलिड है जो कि किसके साथ डील करता है? 3 डायमेंशनल के साथ डील आपका क्या है करता है। ठीक है जी, पेपर में आएगा नहीं, सिर्फ ये आपको जानने की क्या होता है। स्टीरियो का मतलब होता है सॉलिड, जो कि किसके साथ केमिस्ट्री में डील करता है। सॉलिड होता है, साथ साथ डील किसके साथ करता है? केमिस्ट्री में 3 डायमेंशन के साथ डील करता है। उसको क्या बोला जाता है? स्टीरियोज कहा जाता है। ठीक है जी, अब आपने सबने क्या भाई केमिस्ट्री तो ली होगी, तो आपने 11th और 12th में क्या है ये देखा होगा कि आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है, या फिर आइसोमर्स आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है कि भाई इसकी डेफिनेशन, क्योंकि क्या है कि जो ये पूरा पार्ट है ना जिसमें आपके 5 चैप्टर है, उसमें डेफिनेशन तो जरूर आएगी। 3 से 4 डेफिनेशन तो आपकी आएगी। अब वो नहीं पता कि कौन सी डेफिनेशन क्या आ सकती है, तो आपको डेफिनेशन याद करनी ही पड़ेगी। आपकी आसान है, पहले में तो कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दूसरे, तीसरे और 5वें में थोड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या है? द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compound having the same molecular formula is known as isomerism। यानी वो फिनोमेना जो कि एग्जिस्ट करता है, एक कंपाउंड है एग्जिस्ट करेगा अलग अलग। ठीक है, जैसे हम क्या है, हम इंसान है, तो इंसान का तो बनावट तो सेम है ना, बनावट सेम है, लेकिन क्या है दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन जब अगर मैं बनावट की बात करूंगा तो बनावट तो दोनों का सेम है, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग है। उसी तरीके से आइसोमेरिज्म इसको कहा जाता है, वो कंपाउंड जिसका क्या है 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जिसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, चाहे 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जितने भी ले लो, तो उसको हम आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और ऐसी अलग अलग एंड दीज कंपाउंड आर इंडिविजुअली रेफर्ड एज आइसोमेर। और इसी प्रकार के अलग अलग, जैसे एक आदमी है, दो अलग अलग है, ठीक है तो इसको आइसोमेरिज्म। लेकिन ऐसे आदमी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे आदमी है वैसे क्या है औरतों का भी क्या है, औरतों के भी क्या है डिजाइन आपका क्या बनावट सेम है, लेकिन अलग है। लेकिन ये अलग इंडिविजुअल है और ये अलग इंडिविजुअल। इसी प्रकार से आपका क्या है कंपाउंड भी है। ठीक है, कंपाउंड है सेम होंगे, लेकिन अपने में सब क्या होंगे? अलग अलग आपके क्या है होंगे। एक आइसोमेरिज्म होगा, उसके 2 अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। एक दूसरा आइसोमेरिज्म होगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो आइसोमेरिज्म आपने जान लिया और आइसोमर्स आपका क्या है जान लिया। आइसोमेरिज्म वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, चाहे वो 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन इंडिविजुअल का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना, वो क्या कहलाया जाता है? आइसोमर्स आपका क्या है कहलाया जाता है। इतना आपने देख लिया कि आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स क्या होता है। उसके बाद अब हम जरा चलते हैं कि आइसोमेरिज्म आपके कितने प्रकार के होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होगे पूरा का जो चेन है वो देख रहे हो, इससे आपको थोड़ा ना समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा, आइसोमेरिज्म को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जैसे क्या है भाई, जैसे इंसान को 2 भागों में बांटा गया ना, एक औरत और एक आदमी क्या होता है? आदमी होता है। उसी तरह से आइसोमेरिज्म को भी 2 भागों में, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, यानी जो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और जो स्टीरियो यानी किस पर डिपेंड करता है? आपके क्या है डायमेंशन, कि वो कैसा 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, उस पर ही आपका क्या है डिपेंड, उसका बनावट कैसा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे, स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे हो सकता है? तो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म स्टीरियो। उसमें आपके क्या 4 क्या चेन हो गया, पोजीशन हो गया और फंक्शन, यानी 3 स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर अलग अलग होगा किस बेसिस पे होगा? ये इसी बेसिस पे होगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखा जा सकता है चेन पोजीशन ग्रुप के हिसाब से, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखा जाता है उसके पोजीशन के हिसाब से, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा जाता है फंक्शनल ग्रुप के उसे। अभी हम डिटेल बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी एक ये
सिर्फ आपका क्या चार्ट है कि क्या क्या आपके दिमाग में थोड़ा आ जाए। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है, ये अलग है, कॉन्फिगरेशन अलग है और होता है कन्फर्मेशनल क्या है आइसोमेरिज्म आपका क्या है अलग है। ठीक है, कॉन्फिगरेशन में क्या बनाते हैं, कॉन्फिगरेशन में फिर आपके क्या है दो प्रकार के हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और एक आपका क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, ये जान लिया आपने। आइसोमेरिज्म दो प्रकार के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में तीन प्रकार के चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार के, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उस कॉन्फिगरेशनल में दो प्रकार के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया। अब हम पहले क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपका क्या है, क्या होता है। तो इसका ये आपका क्या डेफिनेशन आपको क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होगा। ठीक है, बट डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख गया, इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। उसका जो स्ट्रक्चर होगा अलग अलग आपका क्या होगा कि मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, सब में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको क्या करा जाता है, कहा जाता है। उसके बेसिस पर तीन प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर चेन के हिसाब से स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, पोजीशन के हिसाब से अलग हो सकता है, या फिर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अलग आपका क्या है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई आपकी क्या आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अब थोड़ा अगले पेज पे क्या है चलते हैं। ये जी आ गया आपका। अब आपके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या कहता है, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमेशा मैंने ये बोला कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों में सेम रहेगा। स्ट्रक्चर में भी क्या बोला, स्ट्रक्चर के तीन थे ना, चेन था, फंक्शनल ग्रुप था और पोजीशन था। लेकिन मैंने ये कहा था कि सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं आए, लेकिन पेरेंट चेन में क्या आ जाए, बदलाव आपका क्या है आ जाए। टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमेर। जिसका चेन अलग हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको क्या बोला जाता है, चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे ये देखो कि चेन में बदलाव आना चाहिए ना। ठीक है, जैसे आपने देखा 1 2 3 4 कार्बन 4 है, और इसके पहले इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 4 कार्बन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, अब ये देखो चेन किस तरह से बनी हुई है, ये चेन है स्ट्रेट और ये चेन क्या है, ब्रांच। देखने को मिला डिफरेंस, क्या देखने को मिला कि भाई चेन अलग अलग बनी हुई है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म आपका क्या करेंगे, बोलेंगे। अब हम एग्जांपल से देख लेते हैं। अब जैसे हमने क्या कहा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, बुटेन बोलते हैं, और सब में क्या सिंगल सिंगल बॉन्ड, ब्यूटेन हो गया। अब ये देखो 1 2 3 4 कार्बन, कार्बन क्या है, अभी भी क्या है, कार्बन 4 है, लेकिन अभी क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया। क्या हो गया, ब्रांच, यानी नेम बदल गए, कार्बन सेम हो गया, नेम बदल गए, लेकिन कार्बन तो सेम ही है ना। अब इसको क्या बोल देंगे, नेमिंग से क्या बोल जाएंगे, 1 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, क्या बोले जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और कितने कार्बन चेन है, 3 है ना, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये समझ में आ गया कि चेन अलग हो गई है, ये स्टेट थी, ये ब्रांच हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी चेन आइसोमेरिज्म हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका सेम है। तो ये आपका क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का आपका ये था। ठीक है जी, अब आपका जो आपको ये दिख रहा है, ये आपको कौन सा दिख रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का आपको क्या करा जाए, दिख रहा है कि पोजीशन में वही चीज कि क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगा। ठीक है, पोजीशन किस किसका बदल सकता है, सब्स्टिट्यूएंट का बदल सकता है, डबल बॉन्ड का बदल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड का बदल सकता है। इन चीज़ों का क्या बन जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन बदल जाएगी।
तो उसी चीज़ को क्या है, जो पोजीशन बदल जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, उसको क्या बोला जाता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन, पोजीशन अलग हो। और किस किस की पोजीशन भाई, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देख लो भाई, मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा हूँ मैं। जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो जो बाप होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी के ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट तब होंगे, याद रख लेना। जब सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तब वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये देखो, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बदलना होना चाहिए, ठीक है। आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदला होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म आपका क्या है बोलेंगे। अब यहाँ देखो, एक कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस 1 2 3, कार्बन कितने, 3 कार्बन, 1 2 3, कितने कार्बन है भाई, 3 कार्बन है, क्या भाई 3 कार्बन आपने क्या है देख लिया। अब आपने देखा 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन पोजीशन देखो, पोजीशन आप क्या देख रहे हो कि तुम्हें अब इसमें डिफरेंस क्या दिखा है, तो आपने देखना है कि क्या है यहाँ पर, क्या है क्या है, ये अलग गलत हो गया शायद, ये उसका था एग्जाम्पल, ये किसका था, ये आपका फंक्शनल ग्रुप का, इसका नीचे हो गया, ये वाला इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये वाला इसका क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का क्या है एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देखो, आपने वो ऊपर वाला गलती से, वो तो आपका किसका था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का था, गलती हो गया। यहाँ पर ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल क्या है, ये चीज़ है कि यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3, 3 कार्बन है और 1 2 3 कार्बन आपका क्या है, दोनों में क्या है 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका क्या है भाई सेम है। और आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी क्या है OH है, OH सेम है, यानी ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म बताऊंगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो होता है जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन OH आपका क्या है सेम। तो फिर आप किस हिसाब से कह रहे हो कि ये पोजीशन, अब ये देखो ना सर जी कि इस पर OH कहाँ पर लगा हुआ है, पहले पर लगा हुआ है OH, फंक्शनल ग्रुप पहले पर लगा हुआ है, और ये कहाँ पर लगा हुआ है, दूसरे वाले नंबर पे लगा हुआ है। तो पोजीशन तो बदल रही है ना, क्या बदल रही है, पोजीशन बदल रही है, ठीक है। चाहे सब्स्टिट्यूएंट बदल जाता, अभी तक अगर यहाँ पर OH नहीं होता, अगर मैं ये बोल देता कि अभी तक CH3 इस पर था, ठीक है जी, और अब एक बार CH3 इस पर आ जाता, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट फिर भी क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। तो उसी तरीके से चाहे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं रहना चाहिए। तो वो सब चीज़ किस में आ जाएगा, पोजीशन, जिसमें क्या है पोजीशन अलग हो जाए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, वो किसका है, आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म का होता है, ठीक है जी। जो मैं आपको पहले वाला बता रहा था वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है, गलती होगी है, ये देख लेना, ठीक है जी। अब आपका तीसरा आता है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका क्या है, क्या होता है। अब वो चीज़ कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप इस केस में अलग अलग होंगे, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैविंग दी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, तो उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। और उसका एग्जांपल ये था जो आपको मैं पहले बता रहा था, ठीक है। ये पता है किसका एग्जांपल, ये आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, ठीक है जी। ये चीज़ यहाँ पर, अब यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 कार्बन सेम है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है, फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है, ALDEHY, एल्डिहाइड ग्रुप आपको क्या करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया कि जो बीच में होगा उसको क्या बोला जाता है, कीटोन, और यहाँ पर क्या है कीटोन। तो यहाँ पर तो आप आसानी से समझ आ रहे हो कि यहाँ पर एल्डिहाइड है, यहाँ पर कीटोन है, तो क्या है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, यानी जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसको क्या बोला जाता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। तो ये सारा का सारा जो ये था, ये किसके बारे में था, आपका क्या है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के पार्ट, जिसमें चेन था, पोजीशन था और आपका क्या था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका क्या है था, ठीक है जी। अब आपको चलते हैं आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे क्या चल रहे हैं, चलते हैं। अभी आपका है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है, अब ये इसका इतना डेफिनेशन नहीं आएगा, आपका जो आएगा ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने क्या बोला, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर आपको क्या देखा जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है,
ठीक है, और एक आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया, ठीक है। फिर भी इंग्लिश में आपको देख लो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड विच हैव द सेम लुईस स्ट्रक्चर, यानी उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यानी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ए स्पाटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल, यानी लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, एटम्स का या फिर ग्रुप का, ठीक है, वो अलग होना चाहिए, उनका स्पाटियल अरेंजमेंट अलग होना चाहिए किसी भी एटम्स या ग्रुप्स के लिए। तो उस आइसोमेरिज्म को क्या बोला जाता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको क्या है कहा जाता है, ठीक है जी। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, दो प्रकार के आपको क्या करा जाता बताया था मैंने ना, कॉन्फ़िगरेशन में आपके क्या हो जाते हैं, एक आपका कॉन्फ़िगरेशन था और एक आपका क्या था, एक आपका था कन्फर्मेशनल था, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ आपके कॉन्फ़िगरेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्री का मतलब जो ज्योमेट्री का शेप पर आपको बताता है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसके बारे में बात करते हैं, सिस और ट्रांस इसमें क्या करते हैं, बनते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री यानी जो सिस और जिसमें ट्रांस बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बनते हैं। और एक आपका क्या है, इसमें क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको क्या है कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या हो जाता है कि जब आपके क्या प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाती है ना उससे, तो उससे जो आपको क्या रोटेशन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इतना आता नहीं है, लेकिन पहले वाले के जो क्या है डेफिनेशन आपके क्या है आते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे हमारे क्या है ना क्वेश्चन आने वाले होते हैं, ठीक है जी, और पेपर में पुराने पेपर में भी क्या आए, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा और क्या करेंगे, डिटेल में हम क्या है करेंगे, ठीक है जी। तो ये लो जी, आ गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिटेल वाले में, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ए रिजिड फ्रेमवर्क लाइक ए डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको वहीं पर दिखेगा, यानी जहाँ पर ट्रांस और सिस बनते हैं ना, वो वहीं पर दिखेगा जब आपका कहीं पर डबल बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड होगा ना, वहीं पर आपको क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी बनेगा जब डबल बॉन्ड होगा, यानी उसी तरीके से आपका क्या है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो चीज़ बनते हैं, जब डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तभी जाके वहाँ पर क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो बनेंगे, या तो सिस बनेगा या तो आपका क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब ये सिस और ये ट्रांस आपका क्या होता है, तो सिस और ट्रांस का क्या बनता है, आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ब्यूटीन क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए अल्कीन होना जरूरी, इसलिए मैंने क्या लगाया है, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है जहाँ, वहाँ क्या होता है, इन होता है, ठीक है। अब उसके ब्यूटीन के दो आइसोमेरिज्म कौन कौन से होते हैं भाई, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख गया, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर दो आइसोमेरिज्म जरूर देखने को मिलेगा, एक आपको क्या है सिस देखने को मिलेगा और एक आपको ट्रांस, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको उसमें एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, तो उसमें आपको जरूर से जरूर क्या है, दो आपके क्या आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। जैसे ब्यूटीन है, ब्यूटीन कैसा है भाई, कैसा आपको क्या है ब्यूटीन है, 1 2 3 4 चार कार्बन है ना, सबसे बड़ी कार्बन चेन तो यही है, इसके साथ H जोड़ दो, इसके साथ H जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब सिस कब बोला जाता है, सिस कब बोला जाता है, जब सेम से, जब सामने सामने सेम क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो। देखो इस कार्बन पे CH3 और इस कार्बन पे CH3 दोनों तरफ सेम है, और इसके तरफ H है इस तरफ, लेकिन सामने सामने क्या है, सेम होना चाहिए, ठीक है। सामने सामने सेम हुआ तो वो बनाता है सिस, और नाम तो क्या है, ब्यूटटूइन है, क्योंकि दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है 2, लेकिन मैंने सिस क्यों लिखा, क्योंकि सेम पर है, यानी सेम वाले पर है। अब एक उसका क्या बनता है, दूसरा आइसोमेरिज्म क्या बनता है, ट्रांस कब बनता है, जब अपोजिट वाले पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, सेम हो। जैसे CH3 है, अभी तक सामने था, अब ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया ना, इसमें सेम था, इसमें क्या अपोजिट, तो ये क्या बन जाता है, ट्रांस बन जाता है। अब H पहले क्या था, सामने था, अब H क्या हो गया, ऊपर चले गया। तो अपोजिट जब होगा, डायगोनल होगा सेम, जब डायगोनली सेम होगा तब ट्रांस बनेगा, और जब सेम होगा तब आपका क्या बनेगा, सिस बनेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक सिस टूइन बन जाएगा, सॉरी सिस टू ब्यूटीन बन जाएगा, एंड ट्रांस टू ब्यूटीन आपका क्या है बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये देखना, अभी सिस किसको बोला जाता है, ट्रांस, इस पर नहीं आएगा क्वेश्चन कि सिस का बनाओ, ट्रांस का बनाओ, इसमें सिस क्या होता है, ट्रांस कैसा होता है, ये आपने क्या देखना, ठीक है। अब जो ये वाला आ रहा है ना, इस पर आता है क्वेश्चन,
ठीक है, आपको चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना इसका CH05 का, इससे आपको क्या है जरूर आपको क्या है एक क्वेश्चन जो आपको क्या है देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको बोला जाता है कि ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ये ई कॉन्फ़िगरेशन है या जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ सिस और ट्रांस से मिलता जुलता है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिस किसको बोला जाता है और ट्रांस किसको बोला जाता है। तो ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ई कॉन्फ़िगरेशन आपको कोई सा भी एक क्या दे देगा, कोई सा भी एक मॉलिक्यूल दे देगा भाई, मॉलिक्यूल तो नहीं बोलेंगे, एक कंपाउंड दे देंगे। ठीक है, आपको बताने कि ई कॉन्फ़िगरेशन का है या जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो ई कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इफ द ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी आर एंड अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड देन द आइसोमर इज सेड टू द ई कॉन्फ़िगरेशन। यानी कहने का मतलब है जो अभी तक हम क्या करते, हमने ये पढ़ा कि एक कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर और ऐसे था, ठीक है जी, अगर क्या कह रहा है जो ग्रुप जुड़ा होगा ना इन कार्बनों से, अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले होंगे, अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी क्या है, वो आगे वाले पेज में देंगे। सिर्फ आपको ये देखो कि डेफिनेशन क्या कर रहा है, इफ द ग्रुप ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी आर एंड अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड के अगर अपोजिट साइड पर, ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड और अपोजिट साइड, यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड होने चाहिए, तो वो ई कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाएगा। जेड कॉन्फ़िगरेशन कब कहलाया जाएगा, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्या हो, इस बार क्या हो, सेम साइड पर हो। अभी तक अपोजिट होगा, अगर ये चीज़ यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाए और यहाँ भी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाए, सेम साइड पर होगा, तो जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अपोजिट साइड पर होगा तो क्या होगा, ई कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी एक सिंपल सा तरीका मैंने यहाँ बता दिया। अगर ई कॉन्फ़िगरेशन कब कहलाया जाएगा, जब अपोजिट साइड पर क्या होंगे, दो कार्बन का डबल बॉन्ड होगा, अपोजिट साइड पर कब होगा, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी के होंगे। और जेड आइसोमेरिज्म कब होगा, जब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्या होंगे, सेम साइड पर आपके क्या है होंगे। ठीक है जी, अब उसको क्या है, ये तो आपने देख लिया डेफिनेशन से, अब उसको देखते हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है जी, उसको देखते हैं। अब ये देखो जी, ये मैं आपको क्या बता रहा था कि 2 कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा जरूरी होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो जुड़ा जरूरी होना चाहिए। अब ये देखो, सिर्फ मैं बात किसकी कर रहा हूँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं लोएस्ट प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको दोनों देखने को मिलेगा। अगर मैंने क्या कहा, हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड पर है, तो उसको ई आइसोमेरिज्म कहा जाएगा, ई आइसोमर कहा जाएगा या ई कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। लेकिन जब हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड पर होगी, क्योंकि लो भी दिखेगा, लेकिन हमें लो का कुछ काम नहीं है, हमें जो काम है हाईएस्ट प्रायोरिटी से काम लेना है हमें। ठीक है जी, नहीं हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें जब क्या करते हैं, तो जब हम किसी उसके लिए जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं, तो हमें अच्छा इंसान चाहिए, हमें लेजी वाला इंसान नहीं चाहिए। वैसे कि हमें इसमें क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चाहिए। तो अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड होगा तो ई आइसोमेरिज्म, अगर सेम साइड पर होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, जी आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। ठीक है जी, अब आपको कहेंगे कि यार ये हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये लोएस्ट प्रायोरिटी कैसे करके पता चलेगा, तो ये हमने आपके लिए बनाई है ये टेबल। ठीक है जी, तो इसके हिसाब से आपको क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ये चीज़ है। सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ से चलेगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हाईएस्ट हैं हेलोजन ग्रुप वाले, जिसमें क्या है, हेलोजन ग्रुप में भी आपको दे देगा कि भाई ब्रोमीन दे देगा, आयोडीन दे देगा। तो क्या करोगे, तो इसको आपको टेबल को याद करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 नंबर का आता है, जब ये टेबल याद करोगे तभी आप पता कर पाओगे भाई ई कौन सा आइसोमेरिज्म है और जेड आपका आइसोमेरिज्म कौन सा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये पूरा टेबल 1 2 3। सबसे पहले आयोडीन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, फिर ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर एचएस है, फिर फ्लोरीन, यानी पूरा हेलोजन ग्रुप तो है। लेकिन आपको याद कैसे करना, अब इसको याद कैसे करोगे, तो आप याद करोगे साइज के हिसाब से। आपको पता है कि सबसे बड़ा किसका होता है, आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है और सबसे छोटा फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। क्या करना है, ऐसे याद करना है कि सबसे प्रायोरिटी हेलोजन पे आएगा, लेकिन हेलोजन में भी तो होते हैं अलग अलग। तो आपको सबसे पहले आयोडीन सबसे बड़ा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर एचएस और फिर आपको फ्लोरीन। ठीक है, हेलोजन के बाद आपका क्या आएगा अगला, ईस्टर। ठीक है, आपका जो अगला क्या आएगा, ईस्टर आपको क्या आएगा, जो मेन है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ईस्टर आएगा। अगर आपको पूरा याद करना तो पूरा याद कर लो। हेलोजन के बाद आपको क्या आएगा, ईस्टर। ईस्टर के बाद मेन आपको क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ईस्टर के बाद आपको क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आपका क्या है, अमाइन है। अमाइन के बाद आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कीटोन है। कीटोन के बाद आपका क्या है, एल्डिहाइड है।
और एल्डिहाइड के बाद आपका क्या है, CH2OH है। एक आप याद रखें ना, एक सिर्फ अल्कोहल है सिर्फ जिसमें आपका OH दिखेगा, और एक है जब कार्बन चेन के साथ OH दिखेगा तो प्रायोरिटी किसको दोगे, अकेले OH को दोगे या OH CH2 को। जब कार्बन चेन किसके साथ, अल्कोहल के साथ जुड़ा होगा तो वो इसको प्रायोरिटी कम दोगे, सिर्फ OH को क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे। ठीक है जी। लेकिन क्या आएगा, लेकिन आपको ज़्यादातर कार्बन के साथ ही क्या है, हेलोजन आपको क्या है, अल्कोहल आपको क्या है दिखेगा। अगर ओनली अल्कोहल ज़्यादा प्रायोरिटी है, अगर कार्बन के साथ अल्कोहल है तो लेस प्रायोरिटी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, CH3, एक कार्बन पे CH3 क्या होंगे, एक साथ अटैच होंगे। जैसे एक कार्बन है, इसके साथ CH3 ऐसे करके अटैच दिखेगा। ठीक है। उसके बाद आएगा डबल बॉन्ड वाला, और उसके बाद आपको क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। ये सिंगल बॉन्ड है भाई, ये ध्यान देना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। सबसे लोएस्ट, अगर आपको ये भी पता चल गया ना कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले कौन है, तो आपको पता चल जाएगा हाईएस्ट वाले कैसे हैं। ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि आपको यहाँ ध्यान देना है, जितने ज़्यादा, अगर सिर्फ H सबसे कम प्रायोरिटी का है, फिर C पे 3H उसे थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी का, और C पे 2C है और H, यानी H ज़्यादा होने चाहिए, उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी। जैसे अगर आपको इसमें और इसमें बोले कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का कौन सा है, तो आपने बोलना है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है तो कार्बन तो बेसिकली ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे दूसरे के मुकाबले, वो ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा। तो एक आपको इस पे ध्यान देना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या है, कि अगर सिर्फ H होगा तो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है। ठीक है। उसके बाद CH3 आता है, CH3 CH2 है। उसके बाद अगर और आ जाएगा तो 3 कार्बन वाला आ जाएगा, फिर 4 कार्बन वाला। वो जितना ज़्यादा कार्बन चेन होगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी हाई होगी, किसमें, सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले में। ठीक है। ये ध्यान देना। एक और बार दोबारा बता दूँ, सबसे पहले आता है हेलोजन। ठीक है। उसके साइज़ के हिसाब से याद करना है, सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा, फिर स्टार आता है, फिर अल्कोहल आता है, फिर अमाइन आएगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है कि उसको आपको याद कर सको तो मैंने बता दिया क्या करना है। और मेन यहाँ पर यह है कि सिंगल बॉन्ड में भी वही ध्यान देना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी उसकी होगी जो क्या होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, सिर्फ सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ मैं। सिंगल बॉन्ड में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, जिसके पास ज़्यादा कार्बन आपका क्या है होगा। ठीक है जी। कार्बन जितने कम होगा वो लोएस्ट प्रायोरिटी का आपका क्या है होगा। अब आपको अगर ये याद नहीं कर पाए तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, याद करने का। उसको मैंने क्या कहा, ही एंस का, HE, ही, ANC, एंस, KA का। ही का मतलब H से हो जाएगा हेलोजन, और हेलोजन को तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। हेलोजन में क्या होता है, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, HS हो गया, और आपका F याद कर लोगे। हेलोजन में तो कुछ नहीं। ठीक है। हेलोजन। उसके बाद आपका क्या, ई से क्या आता है आपका स्टार। ठीक है। ए से क्या होता है, अल्कोहल। ठीक है। एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब हो गया जो एन से स्टार्ट होता है। एन से स्टार्ट क्या होता है, अमाइन, NH2 होता है ना। तो ये है यहाँ पर एन का मतलब, ये मत सोच लेगा नाइट्राइल है भाई। एन का मतलब दिमाग में सोच रहे हैं जो एन से स्टार्ट होता है। एन से स्टार्ट क्या होगा, नाइट आपका NH2 हो जाएगा, यानी अमाइन स्टार्ट होगा। 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा। और सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या है हो जाएगा। ठीक है जी। आपका के से क्या हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और कीटोन के बाद आपका क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद करना है, उसके बाद आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले याद करना है। सिंगल बॉन्ड में भी क्या होता है, जिसमें क्या होगा, कार्बन ज़्यादा से कम वाला। ठीक है जी। पहले ज़्यादा वाला फिर कम कम कम, ऐसे करके याद, ऐसे भी करके याद आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रायोरिटी का आपको पंगा पता चल गया। ठीक है। क्योंकि सारा खेल किसका है, प्रायोरिटी का आपका यहाँ पर क्या है खेल है। अब आपके सामने ना, ठीक है, प्रायोरिटी वाला आपने देख लिया। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई आपका क्या है, ई आइसोमर है या फिर जेड आइसोमर है या फिर ई कॉन्फ़िगरेशन या फिर जेड है। अब आपको ऐसे ही देगा। ठीक है। ऐसे ही करके आपको क्या देगा। और ये ध्यान रखने का हमेशा भाई कि आप ई और जेड तभी निकाल पाओगे जब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक है। और उसके चारों तरफ क्या है, कार्बन चेन होनी चाहिए। ठीक है। और
क्या देखना हमें सिर्फ ई और जेड में हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखना है, लोएस्ट प्रायोरिटी को हमने क्या करना है नेगलेक्ट, सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी को देखना है। अब यहाँ देखो आपने देखा कि हमने देखा था जब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे थे तो सिर्फ आपका क्या था, सॉरी लोएस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे थे तो एच था, ठीक है, और एच से थोड़ा ऊपर जाओगे हाईएस्ट प्रायोरिटी में तो CS3 है, ठीक है। यानी ये तो क्या है भाई, ये तो बिल्कुल क्या है भाई लोएस्ट प्रायोरिटी के है। अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी के हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, ये वाले जो बच गए हैं ये क्या होंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी के होंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैंने हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा कार्बन चेन होनी चाहिए, तो इसमें भी कार्बन चेन क्या ज़्यादा, इसमें 1-2 और इसमें 1-2, तो इसका मतलब ये भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हो गया, ठीक है जी। आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला हो गया, और ये वाला भी आपका क्या हो गया हाईएस्ट प्रायोरिटी का हो गया। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे दिखाई दे रही है आपको, ट्रांस में दिखाई दे रही है ना, तो जो ट्रांस में दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं आपका ई आइसोमर कहा जाता है। समझ में आ गया जी, क्योंकि कार्बन चेन ज़्यादा थी, इसमें कार्बन चेन 1 थी, इसका मतलब ये लोएस्ट प्रायोरिटी आ गया, और इसमें तो कार्बन चेन है नहीं, तो बिल्कुल क्या हो गया लोएस्ट प्रायोरिटी का आपका क्या है हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। अब जरा आपको क्या है ये दूसरे वाले की तरफ देखो, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसके चारों तरफ देखो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले हेलोजन आता है। अब हेलोजन में आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, हेलोजन आप में क्या देखने को मिल रहा है, हेलोजन में आपका क्या होता है, हेलोजन में आपका क्या होता है, सबसे पहले आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, ठीक है, फिर HS होता है, ठीक है। क्या होता है, ये चीज़ होता है कि आपका क्या होता है आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन, HS हो गया, और फिर आपका क्या होता है फ्लोरीन, ठीक है। कहीं पर क्या आयोडीन दिखाई दे रहा है, नहीं भाई, आगे स्टेप पर बढ़ो। अब आपको ब्रोमीन दिखाई दे रहा है, तो ब्रोमीन क्या इस पर भी दिखाई दे रहा है, और ब्रोमीन आपको क्या इस पर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी का किस पर दिखाई दे रहा है, सेम उस पर। जब मैंने क्या कहा सेम आसपास यानी पास दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है, जेड आइसोमर कहा जाता है, या फिर आपका जेड कॉन्फ़िगरेशन। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बल्कि अब देखो यहाँ, अब दोनों तरफ ब्रोमीन था ना, इसलिए हाईएस्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर क्लोरीन को क्यों नहीं लिया भाई, अब हमें अगर एक जैसे ब्रोमीन मिल गया तो हमें क्लोरीन क्या हो गया, अब क्लोरीन मेरा क्या बन जाएगा लोएस्ट बन जाएगा, और ये भी मेरा क्या बन जाएगा लोवेस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या ई और जेड का आपको क्या करना है, पता करना है कि ई आपका कौन सा है और जेड आपका क्या कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ठीक है जी। अब इस वाले को देखो, इस वाले में क्या है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जेड कॉन्फ़िगरेशन। जेड कॉन्फ़िगरेशन का कहने का मतलब क्या होगा, एक ही सेम प्लेस पर हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन चेन के साथ क्या दिखाई दे रही है, क्लोरीन दिखाई दे रहा है ना, तो मेन क्या है हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो भाई हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक तो ये चीज़ है। कहीं पर कोई और हेलोजन जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। पर एक क्या दिखाई दे रहा है, हेलोजन के बाद आपका क्या आता है स्टर के बाद आपका क्या होता है अल्कोहल के बाद क्या आता है अमाइन, ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा। इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है आपको कार्बोजाइलिक एसिड दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है कार्बोजाइलिक एसिड, क्या है आपका क्या है कार्बोजाइलिक एसिड है। तो इसका मतलब क्या हाईएस्ट ग्रुप आपको जो हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाई देखने को मिल रही है सेम प्लेस पर दिखाई दे रही है। क्या ये हाईएस्ट प्रायोरिटी की है भाई, ये तो आपका क्या है सबसे लास्ट वाला है, ये भी क्या है सबसे लास्ट वाला। इनसे पहले तो ये दोनों आते हैं, अब इनसे पहले ये दोनों आते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ये हुए। अब सेम जगह पर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो उसको क्या बोला जाता है जेड आइसोमर, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखो, ये क्या है, अब सब क्या है सब क्या है अल्केन है, ठीक है। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, और एक तरह से ये भी अल्केन है। लेकिन अल्केन जब सेम होंगे तो हमने क्या देखना है कि ज़्यादा क्या है, ज़्यादा किस पर है भाई, ज़्यादा कार्बन चेन देखनी है ना, तो इस पर भी 2 कार्बन चेन है, इस पर भी 2 कार्बन चेन है। लेकिन कि आपने कहा कि जेड आइसोमर क्या हो गया, तो सबसे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप क्या करोगे, आपको ये ध्यान देना, जब आपका एल्डिहाइड आएगा ना, एल्डिहाइड आएगा तो एल्डिहाइड के बाद आपको जो आपको देनी है सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को क्या देनी है, इज्जत देनी है, ठीक है। डबल बॉन्ड तो है ही है, लेकिन ये आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपको डबल बॉन्ड को इज्जत देनी है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर इन चारों पोर्शन पे अगर पहले ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को इज्जत दोगे, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है तो डबल बॉन्ड को क्या दोगे, इज्जत दोगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आता है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है। तो सिंगल बॉन्ड में ये सारी चीज़ें आपकी क्या है आती है, ठीक है। तो एक तो प्रायोरिटी ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड की। अब एक प्रायोरिटी हो गया, आगे क्या डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है नहीं।
अब सिंगल बॉन्ड दिखाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड में भी क्या है भाई, मैंने क्या बोला, जब कार्बन ज़्यादा होना चाहिए। अब कार्बन किस पर ज़्यादा है, या तो इस पर ज़्यादा है या फिर इस पर ज़्यादा है। और ऐसे ऐसे तो हम मैंने ले नहीं सकता, एक ये भी हो सकता है और ये भी, तो ऐसे ऐसे तो मैंने कहा नहीं है। क्या कहा मैंने, सामने सामने का है, तो सामने सामने, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जेड आइसोमर आपका क्या है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ गया। ठीक है, इसको समझना है, करना है, और ये प्रायोरिटी वाला याद करना है, क्योंकि भाई ये पेपर में आपको क्या है देखने को भी मिलता है और आपका क्या है पेपर में आता ही आता है। अब आपके सामने ना ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप चाहे रटो चाहे कुछ करो भाई। ठीक है जी, अब ये कुछ ऐसे वाला बताने वाला है नहीं। ठीक है जी, तो ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या आएगा कि वाई ट्रांस आइसोमर हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कोरस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। कि ट्रांस आइसोमर क्या होता है, मैंने बताया ट्रांस आइसोमर, मैंने क्या बताया कि एक कार्बन चेन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ट्रांस ही होता है, अपोजिट वाला क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अपोजिट वाले, तो ये जो ट्रांस वाले हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है सिस के मुकाबले। ठीक है, ये पता चल गया कि सिस आइसोमर क्या होता है, ट्रांस। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, ट्रांस आइसोमर का। क्यों होता है, तो ये आपने क्या है आंसर लिखा हुआ है मैंने कि जो ट्रांस आइसोमर बीइंग ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं, क्या हो जाते हैं, तो आपको याद करना है ट्रांस आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर्स बीइंग मोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ज़्यादा होता है। सिमेट्रिक होने के कारण फिट्स इनटू द क्रिस्टल लैटिस मोर इजीली, सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस में आसानी से क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिस कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किसका, ट्रांस आइसोमर, किसके मुकाबले, सिस के मुकाबले। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ये है कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है कोरस्पॉन्डिंग सिस के मुकाबले, और एक आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, ये चीज़ है, दूसरा आपका क्या है, ये क्वेश्चन है वाई ट्रांस आइसोमर हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। एक बार ट्रांस आइसोमर का हायर मेल्टिंग पॉइंट है और एक बार ट्रांस आइसोमर का जीरो डाइपोल मोमेंट क्यों होता है सिस आइसोमर के मुकाबले। ठीक है जी, तो आंसर क्या लिखा हुआ है, दिस इज सो बिकॉज इन दी ट्रांस आइसोमर द सेम सब्स्टिट्यूएंट आर लोकेटेड इन दी अपोजिट डायरेक्शन एंड हैंस whatever be the magnitude of the dipole moment due to one bond in one direction, it is cancelled by an equal momentum operating in the opposite direction, thus resultant dipole moment is zero। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब आपने देखा हो ट्रांस में क्या होता है, ट्रांस में क्या होता है, जैसे ये वाला चीज़ है, आप ट्रांस में क्या होता है, ये आपका क्या भाई, ये ट्रांस ही चीज़ तो है, ये ट्रांस है क्योंकि अपोजिट वाला बात कर रहा है। तो वही चीज़ आपका क्या कह रहा है कि जो ट्रांस आइसोमर में जो सेम सब्स्टिट्यूएंट, भाई सेम ही सब्स्टिट्यूएंट तो होता है ट्रांस में, जो सेम सब्स्टिट्यूएंट है ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या है होने चाहिए। ठीक है, और जो भी इनका मैग्नीट्यूड आए वो क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। मान के चलो कि आपको क्या हो रहा है, ये चीज़ है, ये आपका क्या है, ट्रांस आइसोमर है, तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो इसका डायरेक्शन मान के चलो एक डायरेक्शन में ये हो गया है, एक डायरेक्शन, तो इस दोनों का मिला करके एक बन गया कि वो एक ही डायरेक्शन में गया ना। जैसे मैं तीर को इस तरफ से, अगर मैं तीर को इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इन दोनों के डायरेक्शन को जोड़ दिया, एक डायरेक्शन ये बन गया। अब यही चीज़ क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। एक इसका मिला के ऊपर चले गया और इसका मिला के नीचे चले गया। अब ये दोनों क्या हो गया, अब इनके क्या हो गए भाई, अपोजिट डायरेक्शन हो गए ना। तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण इनका जो क्या हो जाएगा, जो इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल मोमेंट जो क्या कर रहेगा, इक्वल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, और इक्वल मोमेंटम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, अगर मान के चलो कि ये दोनों चीज़ थे, इसका भी डायरेक्शन इस तरफ और इसका डायरेक्शन ये थी कि, तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो जाता ना, तो इनका क्या नहीं होता, इनका क्या हो जाता, कैंसिल नहीं होता भाई, क्योंकि ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन। तो इसमें क्या हो जाता ना कुछ आपका क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट रहता है, उस समय जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ये किस केस में रहता है, सिस के मुकाबले। सिस में हमेशा कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा, लेकिन ट्रांस में नहीं रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है, जिसके कारण वो कैंसिल हो जाएगा। ये वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ क्या हो जाता है, कैंसिल। जैसे +2 और -2 होता है ना, साइन अलग अलग है, बंदा सेम है लेकिन साइन अलग है, तो क्या हो जाता है, जीरो ना। तो उसी प्रकार से आपका क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है ये चीज़।
लेकिन क्या रहती है, सिस में क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। क्यों? क्योंकि उनके जो डायरेक्शन क्या रहती है, अभी मैंने बताया जो डायरेक्शन है वो क्या रहती है, सेम प्लेस पर रहती है। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को आपको चाहे रट लो चाहे कुछ करो भाई, वो तो क्या है, आपकी क्या है, हेड है। ठीक है जी। अब आगे क्या है, चलते हैं। अब आपके आ गया कि भाई अगला टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जिसमें मैंने क्या बताया कि प्लेन जब एक लाइट को गुजारा जाता है तो क्या होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कायरल अकायरल सब क्या होता है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपको इसमें डेफिनेशन है और यहाँ से लेकर आपका अंत तक क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो मैंने बताया क्या है, ई और जेड वाला, और एक यहाँ से लेकर जो अब ये वीडियो चलेगी आपसे लेकर एंड तक, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है। तो द लाइट वाइब्रेशन इज ओनली वन प्लेन ऑब्टेन सच अ लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज। वो लाइट जो कि सिर्फ एक ही प्लेन में होगा भाई। ठीक है। वो एक ही डायरेक्शन में क्या है, होगी। ये नहीं कि वो एक्स डायरेक्शन में भी है, वाई डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन। वो लाइट वाइब्रेट करेगी सिर्फ एक ही प्लेन में। ठीक है। इज ऑब्टेन्ड सच अ लाइट इज कॉल्ड, जो एक ही प्लेन में दिखाई देगी ऐसे लाइट को हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट आपको क्या कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये तो आया नहीं है कि भाई, ये तो पेपर में आया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ऑप्टिकल सब्सटेंस क्या होता है। फिर भी याद कर लेना कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गए। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। उसके अलावा कैम्फर भी होता है और टार्टरिक एसिड। ये 3 है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, सब्सटेंस होता है। उसके बाद अगली आपकी क्या डेफिनेशन है कि पोलरीमीटर आपका क्या है, क्या होता है जी। तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिकली एक्टिव इज नोन एज पोलरीमेट्रिक, कि वो इंस्ट्रूमेंट जो बताता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसको क्या होता है, मीटर। जो सब्सटेंस या इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि वो चीज़ क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या कि नहीं है। जैसे हम मानते हैं बॉडी का चेकअप कराते हैं तो मशीन बता देंगी, वो मशीन बता देगी ना कि हम कि हेल्दी है कि नहीं है। उसी तरह से पोलरीमेट्री बताता है कि कोई भी सब्सटेंस आपका क्या है, एक्टिव है या नहीं है। वो कौन बताता है, पोलरीमेट्री बताता है। ठीक है। अब आपको कि ऑप्टिकली एक्टिव होता क्या है। ठीक है। अभी हमने ये तो बता दिया कि पोलरीमेट्री क्या करता है कि कोई भी चीज़ को बताता है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑप्टिकली जो एक्टिव है क्या होता है। तो ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है कि यानी कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, जब इसको निकोल प्रिज्म या फिर पोलराइड से गुजारा जाता है। ठीक है। निकोल प्रिज्म या फिर पोलराइड से गुजारता है तो ये प्लेन पोलराइड लाइट है। जो मैंने क्या कहा था, जो एक ही डायरेक्शन में जाएगी उसको क्या बोला जाता है, प्लेन पोलराइड लाइट। और वो एक तरह से क्या होती है, येलो लाइट आपकी क्या होती है कि ये एक लाइट थी भाई। ठीक है। इसको मैंने या तो इसमें से गुजारा या तो यहाँ, तो ये टकराएगी इस पे। अब वो टकराने से क्या होगा कि वो किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, या तो ऐसे डायरेक्शन में जाएगी या तो वो एक ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगी। अब किस डायरेक्शन में होगी, किस डायरेक्शन में नहीं होगी, वो बता रहा है। यहाँ पर हमने इसको लाइट आई, अब वो लाइट किसी ऑप्टिकल कंपाउंड था वहाँ पर रखा हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली क्या है, कंपाउंड रखा हुआ था। ठीक है। अब वो लाइट ये बताएगा कि ये इस लाइन से पता चलेगा, इस लाइट से पता चलेगा कि वो किस तरफ जा रही है। ये लाइट अगर इस पर टकराती है तो वो बताएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव आपका क्या है, नहीं है। दोबारा बताऊं, एक लाइट है। ठीक है। इसको मैंने निकोल प्रिज्म से गुजारा, निकोल प्रिज्म से गुजारेगा तो लाइट जाएगी, इस पर टकराएगी। अब वो लाइट टकराने के बाद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएगी। ठीक है। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाने के बाद ये 2 चीज़ें बताती है भाई। प्लेन लाइट तो एक ही डायरेक्शन में होगी ना, लेकिन जब इस पर गुजारा जाएगा तो इस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएगा। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पर जाने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जाएगी। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है, 2 चीज़ हो सकते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसको कह सकते हो, और इसे या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कह सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कह सकते हो। कब इसको ऑप्टिकली एक्टिव कहोगे और कब इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि ये लाइट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टकराई। अगर ये लाइट ऐसी थी, ठीक है, हमने मान लिया कि ये एक ऐसे बिल्कुल प्लेन पर थी, तो ये यहाँ पर ये लाइट दिखाएगी प्लेन। अगर ये क्या करती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पे टकराने के बाद ये लाइट क्लॉकवाइज घूम जाती है, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं
कि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड टकराने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाती है तो उस समय हम क्या कहेंगे, वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, कंपाउंड है। समझ में आया। उसी तरीके से अगर वो लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड से टकराने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई तो वो ऑर्गेनिक क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या है, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया। अगर क्लॉकवाइज घूमा प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, ऑप्टिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड से टकराने के बाद तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑर्गेनिक कंपाउंड पे टकराने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका क्या है, होता है। और जब ये क्या है, जब रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज होता है तो उसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी भी कहते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहते हैं, प्लस से दिखाया जाता है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको एल से दिखाया जाता है और आपको क्या बोला जाता है, उसको लीवो रोटेटरी कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है कि रोटेशन आपको क्या होता है, दो प्रकार के होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको बताया गया है क्या है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मैंने बोल दिया, जब क्या कोई चीज क्या बोलेगी, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है ना, कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी कंपाउंड अगर क्लॉकवाइज में घुमा देता है तो उसके डायरेक्शन को डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहते हैं और उसको क्या है, प्लस से भी डिनोट करते हैं या फिर डी से डोनेट करते हैं, क्योंकि डी से डेक्स्ट्रा रोटेटरी तो इसलिए डी यहाँ पर है। ऐसी लीवो रोटेटरी क्या हो जाएगा, कोई भी अगर प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे तो उसको क्या है, लीवो रोटेटरी कहा जाता है। और इसको क्या है, डोनेटेड किससे किया जाता है भाई, माइनस से या फिर एल। एल का मतलब क्या हो गया, लीवो रोटेटरी। इतना समझ में आया, पक्का। चले आगे, चलो जी। उसके बाद आगे है इनैंटियोमर। ठीक है, ENANTIO, इनैंटियोमर क्या आपका क्या होता है, तो ये भी आपका क्या है, पेपर में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देख रहा होगा डाई एस्टीरियो आइसोमर, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो ये दोनों ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाले। पिछले में हमने क्या देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको कहेंगे, डेक्स्ट्रा रोटेटरी कब होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है। अब ये इनैंटियोमर क्या होता है, तो वो स्टीरियो आइसोमर हमने पढ़ लिया। स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर बाय नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कि वो स्टीरियो आइसोमरिज्म जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उसको एनैंटियोमर कहा जाता है। अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या आएगा, अभी आपका आ गया है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखो, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं उसको एनैंटियोमर कहा जाता है। यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहने का मतलब है, यही बता देता हूँ कि आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और उसको उसके सामने आपने क्या है, मिरर रखा, और उसकी जो इमेज आपको मिली वो आपको क्या है, सेम नहीं मिली। क्या मिली, सेम नहीं मिली। उसको क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोज का मतलब होता है वही आपको इमेज सेम देखने को नहीं मिली, तो उसको एनैंटियोमर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि इमेज पर रखा जाएगा, जिसे मिरर पे रखा जाएगा तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, उसको एनैंटियोमर कहा जाता है। ठीक है जी। और वही क्या है, डाई एस्टीरियो आइसोमेरिज्म या डाई एस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि एनैंटियोमर नहीं होते। एनैंटियोमर का कहने का मतलब होता है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बनाते भाई। ठीक है, एनैंटियोमर होता है जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। अगर डाई एस्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें या डाई एस्टीरियो आइसोमेरिस की बात करें, इसका मतलब क्या है, वो एनैंटियोमर नहीं है। इसका मतलब वो क्या नहीं बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बना रहे, इसलिए इनको डाई एस्टीरियो आइसोमर कहा गया है। इसका मतलब कैसे बनाते हैं, ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाते हैं। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड चाहिए ना कि इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर ये बनाता तो ये एनैंटियोमर होता है और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन डाई एस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एनैंटियोमर नहीं होते। इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वो नहीं बनाते, इसलिए इनको डाई एस्टीरियो कहते हैं। इसका मतलब कैसा बनाते हैं, अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं बनाते तो ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। यानी कहने का मतलब है जैसा ऑब्जेक्ट है हूबहू वैसा ही इमेज आपको क्या बना के देते हैं, इसको कहा जाता है सुपर इम्पोजेबल। ठीक है जी, ये चीज है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा ना 11th-12th में उनको समझ में आ रहा होगा। अब आपका क्या है कि डायग्राम से
अब डायग्राम से इंपॉर्टेंट आ गया, इसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सुपर इम्पोजेबल क्या है और नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है। उसके बाद मेन बेसिकली क्या है क्वेश्चन है इस पर, कि आपका एक क्वेश्चन आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, या फिर कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा कंपाउंड क्या है अकायरल है। ठीक है जी, तो ये चीज देखना, तो ये डायग्राम से ही आपको क्या है समझ में आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा ना, यहाँ पर मैंने क्या है एक ओ लिखा, एक ऑब्जेक्ट है ओ है, यहाँ पर मैंने मिरर लगाया भाई, मिरर लगाया तो इसकी इमेज मेरे को क्या देखने को मिली भाई, ओ को चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इमेज तो सेम आएगी उसकी, तो इमेज बिल्कुल सेम आएगी। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मिरर के सामने रखने पर इमेज कैसी थे, जैसी थी वैसी इमेज थे, तो ऐसी इमेज को बोला जाता है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, ऐसी इमेज को कहा जाता है सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो उस केस में जब वो सेम हूबहू शक्ल देता है ना, तो उसको कहा जाता है कि भाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि सेम शक्ल दे रहा है तो ये क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है कि वो क्या है भाई अकायरल आपका क्या है। समझ में आ गया। एक और बार बताऊं कि मैंने क्या कहा कि मिरर है, मिरर से पहले मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब भाई मिरर है तो इमेज भी बनाएगा वो, तो इमेज बनाया उसने, लेकिन इमेज उसने बनाया हूबहू ऐसी इमेज बनाई उसने जो ऑब्जेक्ट की थी। अब जो इमेज सेम बनाता है ना, तो उसको बोला जाता है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर एक ही जैसे इमेज बना रहा है तो उस समय क्या हो जाता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव। कैसा कंपाउंड बोला जाएगा इसको कि ये तो क्या है भाई ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है सेम इमेज बना रहा है। और उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा कि भाई ये क्या है अकायरल आपका क्या है। उसी प्रकार से दूसरा क्या है कि मिरर से पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा जो कि मैंने पी रखा है, कोई भी चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड रख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या रखा है पी रखा हुआ है भाई। ठीक है, अब वो पी क्या देगा, जब मिरर रखोगे तो पी का पी तो नहीं बनाएगा भाई, उल्टा बनाएगा ना। जो क्या है भाई पास जो आपका क्या है ये चीज है, ये क्या हो जाएगा मिरर से क्या हो जाएगा उल्टा बन जाएगा। ठीक है ना, कभी पी का पी तो नहीं बन पाएगा, ये चीज है। तो ये केस में क्या होगा, उस केस में जो इमेज है उसने सेम नहीं दी भाई, उल्टी इमेज दी, तो उस केस में कहा जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी उसने इमेज सेम नहीं दी। तो जब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है कोई कंपाउंड, तो उसको कहा जाता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव आपका क्या है क्या है ऑप्टिकली एक्टिव है। और उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कायरल। तो इसी पर हमें क्या है क्वेश्चन करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा कंपाउंड है, देखना है कौन सा कंपाउंड क्या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, कौन सा कंपाउंड कायरल है, कौन सा अकायरल। तो ये समझ में आ गया ना आपको। ठीक है जी, अब इस पर क्या है आपको क्या आगे चलते हैं। अब ये कायरलिटी की क्या है डेफिनेशन है। मैंने कायरलिटी या कायरल एक ही चीज है भाई। वो चीज क्या है वो कंपाउंड जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है उसको क्या बोलते हैं कायरल। अभी हमने पढ़ा है कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देते हैं वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट या वो कंपाउंड, यानी जिसको हम रखेंगे वो अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है तो वो क्या है भाई कायरल आपका क्या है। लेकिन एनेंटियोमर क्या हो गया, वो स्टीरियो आइसोमर, तो वहां पर क्या स्टीरियो आइसोमर होगा जो कि नॉन सुपर, वहां पर स्टीरियो आइसोमर लगाना जरूरी है जहां पर एनेंटियोमर की बात होगी। जहां कायरलिटी की है तो वहां आपका ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट आपका क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आपको क्या है देगा। ठीक है जी, अब यहां से ये चीज है तो इसका कायरलिटी का क्या है आपका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। इस पर आपको क्या है ना क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या है लैक्टिक एसिड है ना, उसका क्या बनाने के लिए आपको क्या डेफिनेशन आपको क्या है बताएगा भाई कि कायरलिटी की डेफिनेशन आपको डायग्राम बनाओ लैक्टिक एसिड का, तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। अब ये लैक्टिक एसिड कायरल कैसे है, कायरल का कहने का मतलब क्या है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा, यानी जिसका जो इमेज क्या है सेम नहीं होगी। ठीक है ना, तो आप दे देखो अगर कोई, वो तो मैंने क्या ऑब्जेक्ट की बात करी, लेकिन यहाँ पर आप कैसे देखोगे कि भाई कोई कायरल है कि नहीं है। भाई तू तो मेरे को अगर आपने बोलोगे सर जी आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे कि वहाँ आपने तो ABCD करके बता दिया, यहाँ ऐसे करके कैसे करके पता चलेगा कि भाई कि ये कायरल है कि नहीं है। तो यहाँ देखो, तो जब आपके ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड देगा ना तो सिर्फ एक ऐसे कार्बन को आपने उठाना है, क्योंकि एक कार्बन क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा चार से तो चिपक सकता है ना, तो चिपका हुआ चार है, लेकिन वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कह लो या फिर कायरल कह लो, वो कब होगा जब वो जो चिपका होगा सारे अलग अलग से चिपका होगा।
जैसे ये कार्बन है, OH से चिपका हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से चिपका हुआ है, H से चिपका हुआ है, CH3, सब अलग अलग से चिपका हुआ है ना। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया है, कायरलिटी कहा जाता है। कायरल कार्बन है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास जो जुड़े हैं वो चारों के चारों अलग स्पीसीज हो। ऐसा आपको कार्बन देखना है जिसके सारे स्पीसीज क्या होने चाहिए, अलग। अगर वो स्पीसीज एक भी सेम हो ना, अगर ये OH है और यहाँ पर भी OH हो जाता तो वो कायरल नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, अकायरल कार्बन, और उस केस में वो क्या हो जाता, ऑप्टिकल इनएक्टिव। लेकिन क्या है, लैक्टिक एसिड है, सारे आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है, कायरल कार्बन। इसलिए बोला जाता है कि लैक्टिक एसिड का क्या बताओ, आपको क्या डायग्राम बताओ, ठीक है, और ये बताओ कि ये कायरलिटी है कि नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड क्या है, कायरल आपका क्या है कहेंगे। और इसी का आपको क्या है इमेज बना, आपको क्या है कि या तो ये पूछेगा, या तो बोलेगा कि ये कायरल है कि नहीं है, ठीक है, या तो ये बोल देगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, या फिर ये बोल देगा कि लैक्टिक एसिड का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का क्या बनाओ, आपको डायग्राम बनाओ। तो उसी का मिरर इमेज बनाना है। और मिरर इमेज करने पर भी अगर वो अलग अलग इमेज दे रहा है, एक तो आपने कायरल देखा, अगर अलग अलग इमेज दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है आपका क्या है, ऑप्टिकल OPTICAL होना चाहिए, क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, समझ में आ गया ना कि कायरल कब होगा, कायरल कब होगा जब सारे चीजें अलग होगी, और एक्टिव कब होगा जब नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज देगा, यानी अलग अलग इमेज देगा। तो इसका मिला के क्या दे रहा है, अलग इमेज तो दे रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो रहा है, ये था, ये पीछे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला चीज, ये COH यहीं पर है, ऐसा तो नहीं है ना। ये COH क्या था यहाँ पर, आगे है, आगे वाला क्या होता है लास्ट, और क्या हो जाएगा, लास्ट वाला क्या हो जाता है, आगे आ जाता है। ये आपने देखा होगा, मिरर इमेज बनाया होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखो, अब कुछ क्वेश्चन आपके क्या है आगे, जिससे आपको क्या है पता चल जाएगा कि परेशानी नहीं होगी कि क्या है क्या नहीं है, कि क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो, ठीक है। तो ये देखो, अब आपने एक मैंने कंपाउंड दे दिया, ठीक है, अगर वो बोल देना तुम्हें कि भाई बुटेन बताओ क्या ये कायरल है कि नहीं है, तो उसको पहले स्ट्रक्चर में बनाना आपको, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, और कैसा है, एक OH ग्रुप भी, एक OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ON हो जाएगा ना, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 2 क्या हो जाएगा, OH की जगह OL हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेन 2 OL हो जाएगा। अब क्या बताओ कि ये आपका क्या भाई कायरल है कि नहीं है, आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि क्या ये कायरल है कि नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कायरल है कि नहीं है, उसके लिए क्या देखो, एक कार्बन देखो, एक आयरन पकड़ो, ठीक है, एक कार्बन आपने क्या पकड़ना है, तो आपने क्या कहा, एक कार्बन पकड़ना है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्या पकड़ूँ मैं, तो आपने क्या कहा कि ये वाला पकड़ लेता हूँ भाई, बीच वाला, ठीक है, और वो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, जिसको तुम पकड़ोगे ना उसके 2 तो सेम रहेंगे, क्या रहेंगे, उसके 2 सेम रहेंगे, ठीक है। जिसके साथ चिपकेगा तो इसको तो लेना पड़ेगा भाई, और इसको लेना पड़ेगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो वो मैंने लिखा H और H, ये मिलके क्या बन गया, CH3 बन गया, और ये बन के क्या बन गया, CH3, ठीक है ना। एक कार्बन पकड़ना है और ऐसे देखना है कि वो 4 बॉन्ड बनाए भाई, 4 बॉन्ड बनाए ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब आपको स्पीसीज देखना है, वो 4 की सेम है या अलग अलग है, चारों के चारों। अगर चारों के चारों अलग है तो कायरल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। अब यहाँ देखो, एक कार्बन आपने क्या है पकड़ा, ठीक है, एक कार्बन आपने क्या है पकड़ा, और इसमें 2 CH3 सेम देखने को मिल गए। अब सेम है तो क्या भाई ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैंने क्या कहा है, जो सेम होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आपने बोला सर जी तो ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, तो उसके लिए ये होना चाहिए था कि उसमें क्या होना चाहिए था, एक CH3 हो, लेकिन एक भले क्या होना चाहिए, C2H5 हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अलग अलग तो होने चाहिए कम से कम। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए चारों के चारों क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक भी सेम नहीं होना चाहिए। जोड़ा सेम हो गया या तीनों के तीनों सेम हो गए तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और ऐसे कार्बन को क्या, जिस कार्बन को आपने चुना वो अकायरल है। आपने बोला कि आपको तो भाई आपने तो यहाँ पर पहले से लिख रखा है, चलो मेरे को इसका बता दो, इसका बता दो। तो ये देखो, अगर मैं इसको लूँगा, ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको पकड़ा तो इसके तो 3 कार्बन तो मेरे को लेने पड़ी। अभी तो मैंने क्या 2 लिए थे तो 2 लिए मैंने। अब इसके तो क्या हो गया 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा भाई ये ले लिया मैंने C। अब ये मैंने जब ले लिया, चलो मैंने इसको मान लिया, और एक सारा आपका मैंने ये बना दिया, और एक मैंने ये वाला ग्रुप बना दिया। इसको मैंने क्या कर लिया 1 मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया, ठीक है। एक कार्बन मैंने इसको क्या है मान लिया, और मेन इसको मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब आप देखो 3 स्पीसीज सेम है, एक स्पीसीज अलग है, पूरा मैंने 1 मान लिया। 2 3 4 बॉन्ड है। अब बाबूजी ये 3 तो सेम हो गए। अब सेम हो गए तो फिर भी क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हुआ। ऑप्टिकल इनएक्टिव कह लो या कायरल ले लो, ठीक है ना। तो कहीं से भी कान पकड़ लो, लेकिन आपको ऐसा कार्बन देखना है कि जिसके चारों बॉन्ड बनने चाहिए, ठीक है। अब एक ऐसी क्या है मैंने क्या है कायरल का आपको क्या है लिया हुआ है। अब यहाँ देखो ये क्या है 1 2 3 4 कार्बन वाला, यानी बुटेन 2 ओल हो गया। अब मैंने एक कार्बन लिया, ये चीज इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही आएगा, ठीक है। मैंने कार्बन लिया तो 2 तो मेरे को पता है कि जिसके जोड़ा तो कंपलसरी है भाई लेना, ये चीज है ये चीज है। और एक को मैंने ये स्पीसीज मान लिया CH3, और एक को मैंने क्या मान लिया ये ले लिया C2H5। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या है ऑप्टिकली एक्टिव क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसी कार्बन को क्या बोलते हैं कायरल कार्बन आपका क्या है कहते हो, ठीक है जी। तो कभी भी ऐसा लेना कि जिसके क्या बने 4 बॉन्ड बने, ठीक है। 4 बॉन्ड आपका क्या है बनने चाहिए, ठीक है जी। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आपका थोड़ा सा और रखा है, ठीक है, तो उसकी तरफ आपको क्या चल। अब आप यहाँ देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंपाउंड हैविंग एन कायरल सेंटर्स द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय 2 की पावर n, थस अ मॉलिक्यूल हैविंग 2 कायरल सेंटर्स 4 स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल। कहने का मतलब है अगर जितने कार्बन सेंटर होंगे, ठीक है, उसके स्टीरियोमर्स उतने की पावर में होंगे। अगर आपके पास एक कायरल है तो आपका क्या होने का स्टीरियो आइसोमर क्या उसके पावर में बनेगा 2 है तो 2 की पावर 1, क्योंकि क्या एक कायरल कार्बन है तो क्या बनेंगे स्टीरियो आइसोमर 2। अगर किसी के पास 2 कायरल कार्बन है, जैसे आपने क्या होता है लैक्टिक एसिड में देखा होगा, ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, उसमें क्या एक ही कार्बन दिख रहा है, एक ही कार्बन के साथ 4 बॉन्ड चिपके हुए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कायरल कार्बन 1 है, तो उसमें कितने देखने को मिले, हमने 2 डायग्राम बनाए, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और एक आपके किस में बनाए इमेज। अब एक यहाँ पर क्या टार्टेरिक एसिड है, ठीक है जी। तो ये क्या करना है आएगा कि ये बता देना कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो ये ऑप्टिकली आपका क्या एक्टिव है, और इसके 2 कायरल कार्बन है जो कि क्या है, और इसको आपको क्या है बनाना आना चाहिए इसके, ठीक है जी। करना कुछ नहीं, मैं बताता हूँ कैसे कैसे सिंपल आपको क्या करना है। सिर्फ आपको एक ये याद रखना है 2 कार्बन 2 COH, ठीक है, HOH, उसके अपोजिट में OH और H, ठीक है, इतना हो गया। जब आप इसको क्या करोगे मिरर से करोगे तो ये चीज तो सेम आएगी भाई, आपको चाहे इसको ऊपर पलटा दो ये तो चीज आपकी क्या आएगी सेम आएगी जब इमेज करने पर। मैंने क्या कहा जो दूर वाला है वो इमेज पे क्या हो जाएगा पास, ये दूर है ना, दूर है तो यहाँ इमेज पे क्या आएगा पास, ये आपका दूर वाला है कहाँ बन जाएगा पास। अब ये क्या है पास वाला है ना, मेरे तो यहाँ पास वाला है तो ये क्या बन जाएगा दूर, ये पास वाला है तो दूर। सिर्फ आपको इसका डायग्राम याद रखना है, ठीक है। इसका इमेज ये बन गया, आपके क्या स्टीरियो आइसोमर दिखे 1 और 2, 2 कायरल कार्बन कहाँ है 1 और 2 कायरल कार्बन क्या है, क्योंकि देखोगे तो 1 2 3 और ये क्या है आपका क्या अलग देखने को मिलेगा। एक ये पूरा क्या होगा एक COOH एक यहाँ हो गया, एक OH 2, एक 3 और एक पूरा इसके साथ पूरा एक ये 4, ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा क्या है टार्टेरिक है जिसमें 2 कायरल कार्बन आपके क्या है, ठीक है जी। एक 2 स्टीरियो आइसोमर में हो गया और 2 आपके क्या होंगे ये आपके क्या है नीचे आपके क्या है हो गए, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या करा, अब यहाँ देखो अब इसका क्या किया जाएगा। अब आपने ये करा ना, एक आपने ऊपर वाला क्या कर लिया, ऊपर वाला आपने क्या कर लिया याद कर लिया। अब आपने ऊपर वाला याद कर लिया ना, तो क्या करो ऊपर वाले का जो ऊपर का पार्ट है ऐसे कैसे रहने दो, यार डायग्राम याद कर लिया। तो मैंने क्या कहा जो आप नीचे वाले जब बनाओगे ना तो ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे वाले की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाएगी। ऊपर क्या था OH था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा OH राइट साइड पे चले गया और ये लेफ्ट वाला H यहाँ चले गया। इसी का क्या बना दो इमेज बना दो भाई, ठीक है। आपको क्या है दूर वाला पास बना दिया और पास वाला दूर बना दिया, दूर वाला पास बना दिया, ठीक है।
और दूर वाला क्या बना दिया, पास वाला पास ही होता है ना, पास वाला पास होता है ना, पास वाला पास होता है और दूर वाला क्या बना दी दूर, सॉरी गलती हो गई थी, ठीक है। पास वाला पास बनेगा, पास वाला पास बनेगा, जैसे क्या था, पास वाला पास बनेगा, दूर वाला दूर बनेगा। मेरे इमेज में क्या है, जो मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनाओगे, ठीक है। थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था, तो एक इसको सही कर लेना दिमाग में, थोड़ा सा उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना, कि जब आप इमेज बनाओगे तो पास वाले को पास के साथ बनाना, जैसे ओ एच है, पास है ना, तो पास वाले के साथ पास बनाना और दूर वाले के साथ दूर बनाना। और ये समझ में आ गया कि इसको कैसे याद करना है, टार्टरिक एसिड का डायग्राम कैसा है। तो ये था जी आपका क्या है, चैप्टर 2 क्या, स्टीरियोआइसोमर का पार्ट फर्स्ट, ठीक है जी। अब आपका क्या आएगा, चैप्टर क्या है 3 आपका क्या है, आना बाकी है, ठीक है जी। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा लगे ना कि इधर उधर आपका क्या हो गया, सर आपने ये गलत बता दिया, तो मेरे को क्या है कमेंट में बता देना कि कहाँ पर आपको क्या है गलती हो गई है, ठीक है। या फिर आपको कोई सा भी अगर आपको क्या है पार्ट समझ में नहीं आया, कि आप चाहते हो कि थोड़ा सा और मेरे को क्या है समझाया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप मेरे को बता देना। तो उसके लिए छोटी सी एक या तो शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, या फिर उसका एक छोटा सा पार्ट में क्या है आपके लिए क्या है लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 का ये वीडियो क्या करते हैं, यहीं पर क्या एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करना जरूर, जरूर करना जी कि कैसा लग रहा है, कि मतलब थोड़ा समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा और देखा जाएगा, ठीक है जी। बाकी आपका अब क्या है चैप्टर नंबर 3 आएगा, ठीक है। तो 1-2 दिन बाद फिर आपका क्या है चैप्टर नंबर 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। और ऐसे क्या है अपनी क्या है पढ़ाई करते रहे, और धन्यवाद।